आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आरएसएस हमेशा इस देश में विभाजनकारी रही, उनकी नीति रही, न उनको अंबेडकर पसंद है, न भारत का संविधान पसंद है, न तिरंगा पसंद है। तो ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी पूरी तरह से नकारती है। का सवाल है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, तो उनसे हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उनके हिंदू राष्ट्र में हरिजन कहां रहेगा, यादव कहां रहेगा, राजभर कहां रहेगा, मुसलमान कहां रहेगा। यानी जाति जाति के बीच में कैसे लड़ाना है। हिंदू में जाति ढूंढ रहे हैं आप, जाति सच्चाई है, हम हक दे रहे हैं। आपने जाति देख के अंगूठा काट लिया था। अरे भाई आपने जाति देख के अंगूठा काट लिया था, आपने जाति देख के गर्दन काट ली, याद नहीं है आपको? क्या अब उत्तर प्रदेश की राजनीति नागपुर तय करेगा? क्या नागपुर से तय होगा कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट नहीं डिसाइड करेगा, नागपुर डिसाइड करेगा? ये देश संविधान से चलता है। आरएसएस के मुख्यालय से या नागपुर से ये देश नहीं चलता। जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई हैं, जिन्होंने लगातार हिंदुस्तान के झंडे को नकारा है 2002 तक, कि जातिवाद इस देश के लिए कैंसर है और इसलिए इस जाति प्रथा को खत्म कर देना चाहिए। ना कोई ब्राह्मण होगा, ना कोई यादव होगा, ना कोई क्षत्रिय होगा, ना कोई दलित होगा, और सब एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, ना छुआछूत होगा, ना मंदिरों में जाने पर किसी के ऊपर प्रतिबंध लगेगा, सब आराम से हर मंदिर में जा पाएंगे। क्यों नहीं? ये प्रस्ताव आरएसएस अपने प्रतिनिधि सभा में पास करता है। A few moments later. मालिक वो देखो। मनोज काका, क्या यही आपको कारण दिखता है कि जिसके वजह से आरएसएस प्रमुख का जो भाषण है और उसके बाद आज मुलाकात भी शायद हो सकती है योगी आदित्यनाथ से, जिसके वजह से ये सारे मुद्दे अब निकलना शुरू हो चुका है? जो आरएसएस प्रमुख की जो बात है, तो आरएसएस के संदर्भ में आरएसएस का शताब्दी वर्ष चल रहा। आरएसएस इस देश के राष्ट्रवादी विचारों में और देश के संवैधानिक मूल्यों में कभी भरोसा नहीं किया। बात तो सही है। ये वही आरएसएस है जब 15 अगस्त 1947 से ठीक एक दिन पहले, जब 14 अगस्त 1947 को देश भर में लोग तिरंगे झंडा लेकर के चल रहे थे, तो अपने ऑर्गेनाइजर में आरएसएस ने लिखा कि ये तीन रंग हमारे देश के लिए सुनहरा नहीं है। और इसी आरएसएस ने इस भारत के तिरंगे झंडे को 52 साल तक अपने मुख्यालय पर नहीं फहराया। और इसी आरएसएस के आदर्श पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाए 1936-37 में, यह दुनिया जानती है, और उप प्रधानमंत्री थे। तो ये आरएसएस हमेशा इस देश में विभाजनकारी रही, उनकी नीति रही, न उनको अंबेडकर पसंद है, न भारत का संविधान पसंद है, न तिरंगा पसंद है। तो ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी पूरी तरह से नकारती है। शाबाश। जो आपका सवाल है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, तो उनसे हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उनके हिंदू राष्ट्र में हरिजन कहां रहेगा, यादव कहां रहेगा, राजभर कहां रहेगा, मुसलमान कहां रहेगा, वो कहां रहेगा? अब अभी तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घर धुलवा दिए उन्होंने। अभी बहुत जगह आपने सुना होगा कि अभी दलितों पिछड़ों को मंदिर जाने का हक नहीं है। तो पहले अपने लोगों को, जो 90-95% जो जनवादी जो समाज है, जो बहुजनवादी लोग हैं, उनको हिंदू बना लो, फिर इसके बाद आप मुसलमानों को हिंदू बनाने का बेड़ा उठाइएगा। गजब बेइज्जती है। ये वो लोग हैं जो कभी अपने बंच ऑफ थॉट में हिटलर से और मुसोलिनी से प्रभावित होते हैं। तो ये लोग कभी भारत के जो सांस्कृतिक यहाँ का बहुलतावाद है, जो यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो इनका हमारा जो धर्म है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, उसके साथ नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी पीडीए के विमर्श के साथ पिछले चुनाव में थी, और समाजवादी पार्टी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी विचारधारा, हम तब तक पीडीए के विमर्श के साथ हैं जब तक 90% तबका को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हक न मिल जाए। क्या बात, ये बात है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा हूँ, जाति के जहर से इतने बुझे हुए लोग हैं, इतना जहरीले हो चुके हैं। यानी जाति जाति के बीच में कैसे लड़ाना है। हिंदू में जाति ढूंढ रहे हैं आप, जाति सच्चाई है, हम हक दे रहे हैं। आपने जाति देख के अंगूठा काट लिया था। अरे भाई, आपने जाति देख के अंगूठा काट लिया था, आपने जाति देख के गर्दन काट ली, याद नहीं है आपको? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये वोट बैंक के लिए इतने जहरीले मत बनिए। ऊपर से आप जो है राष्ट्र की एकता की बात करते हैं और पूरे देश को जाति के जहर में जो है घसीट देना चाहते हैं। ये इस तरह से आप इन्हीं कारणों से इस हालात तक पहुंचे हैं कि आपके लगातार आप चुनाव हारे हैं। ये क्या बात करता है यार। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, पीडीए करने वाली एक जो है समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी पार्टी किसकी भलमनसाहत करती है? आप रहे हैं यहाँ सरकार में, क्या किया आपने पीडीए का? आप अल्पसंख्यकों को भी गुमराह किया। आपने 2012 के घोषणा पत्र में लिखा था ना
कि 15% मुसलमानों को पुलिस में भर्ती करेंगे? आप रहे 2012 से 17 तक, कर पाए? किया? आपने तो मुसलमानों को भी छल दिया। ये चुप है। भारत की सभ्यता और संस्कृति बहुत ही गौरवमयी संस्कृति है और ये निरंतर, ये सनातन संस्कृति है जो निरंतर आगे बढ़ रही है और उसमें समय समय पर परिस्थितिवश परिवर्तन संभव है। यही लचीलापन सनातन को सनातन बनाता है, यही लचीलापन सनातन धर्म को हमेशा आगे बढ़ाता है। ये सारे देश के धर्म बड़े बड़े सभ्यताएं समाप्त हुई, लेकिन भारत की सभ्यता आज भी निरंतर चल रही है, तो उसके कारण उसका ये परिवर्तन को स्वीकारना है। ठीक, डॉली शर्मा जी। देखिए, पहली बात इन्होंने कहा नेहरू जी ने खोज नहीं की। नेहरू जी ने तो कभी कहा ही नहीं, उन्होंने देश के लिए सिर्फ काम किया। तो भारत की खोज तो आरएसएस ने भी नहीं की। सही पकड़े हैं। और ये वो संगठन नहीं है जो यूपी की राजनीति तय करेगा, जो यूपी में आ रहे हैं। नहीं, मैं बता देना चाहती हूँ, आपको बता देना चाहती हूँ, जो संघ यूपी की राजनीति आज तय करना चाहता है, इस सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए, बेरोजगार युवा के प्रति, रोज होते महिला अपराध के प्रति। इनकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के लिए होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के किसान के लिए होनी चाहिए। वहां कुछ नजर नहीं आ रहा। तो क्या अब उत्तर प्रदेश की राजनीति नागपुर तय करेगा? क्या नागपुर से तय होगा कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट नहीं डिसाइड करेगा, नागपुर डिसाइड करेगा? और अगर ये इस प्रकार की मीटिंग नहीं है तो सार्वजनिक करे। यही नहीं, अभी और सुनिए, विपक्ष वालों को भी बुला लें कि इस संगठन को आपने क्यों बुलाया उत्तर प्रदेश में, ऐसी क्या अहम मीटिंग होने जा रही है, बुला लें। ये तो सामाजिक संगठन है ना, सामाजिक संगठन है आरएसएस। तो बताएं कि किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कौन से बेरोजगार युवा पर चर्चा कर रहे हैं, कौन सी महिलाओं पर चर्चा कर रहे हैं, जो ध्वस्त होती कानून व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, बता दें हमें। और एक और बात, ये देश संविधान से चलता है, आरएसएस के मुख्यालय से या नागपुर से ये देश नहीं चलता। जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई हैं, जिन्होंने लगातार हिंदुस्तान के झंडे को नकारा है 2002 तक। कैसी लगी आगे स्वाद? मैं कहता हूं कि आरएसएस को एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए प्रतिनिधि सभा में कि घर वापसी करने वाले हर व्यक्ति को ब्राह्मण बनाया जाएगा, ब्राह्मण जाति में उनकी वापसी होगी और वो संगीत रागी जी के साथ बैठेंगे सब लोग। ये प्रस्ताव अगर पारित कर दें तो कितना अच्छा हो। ये जो जाति के आधार पे जो तमाम भेदभाव है खत्म होने लगेंगे धीरे धीरे। लेकिन इसका जवाब संगीत रागी जी ने नहीं दिया। आपने और भी लोगों से पूछा, उनमें से किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया इसका जवाब? क्योंकि ये जो श्रेष्ठता बोध है, ये जो वर्चस्ववादी सोच है, दरअसल ये चाहती नहीं है कि इस देश के दलितों और पिछड़ों को जो है वो इस देश की प्रमुख धारा में लाया जाए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और वो इस देश के नहीं, लेकिन आशुतोष मोहन भागवत ये भी कह रहे हैं ना कि जात का जो भेदभाव है वो खत्म होना चाहिए। उनको मुंबई में सवाल पूछा गया था कि संघ के प्रमुख ब्राह्मण के अलावा कोई बन सकते हैं क्या? उसका भी उन्होंने जवाब दिया था कि ब्राह्मण होने से कोई संघ प्रमुख नहीं बनता है। भेदभाव खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, मोहन जी का उम्र की वजह से मैं बहुत लिहाज करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं उनका। तो संघ को एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि जातिवाद इस देश के लिए कैंसर है और इसलिए इस जाति प्रथा को खत्म कर देना चाहिए। ना कोई ब्राह्मण होगा, ना कोई यादव होगा, ना कोई क्षत्रिय होगा, ना कोई दलित होगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ना कोई किसी और जाति का होगा। पढ़िएगा। अरे सुनिए महाराज, इनको चुप करा दिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर आप जाति सूचक शब्दों से बाहर निकल जाएं, अगर कोई ब्राह्मण नहीं होगा, अगर कोई दलित नहीं होगा, अगर कोई पिछड़ा नहीं होगा, अगर कोई जोशी नहीं होगा, अगर कोई शर्मा नहीं होगा, अगर कोई रागी नहीं होगा, तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। सब बराबर होंगे, सबकी जाति एक होगी, सब बराबर होंगे, शाबाश। और सब एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, ना छुआछूत होगा, ना मंदिरों में जाने पर किसी के ऊपर प्रतिबंध लगेगा, सब आराम से हर मंदिर में जा पाएंगे। क्यों नहीं ये प्रस्ताव आरएसएस अपने प्रतिनिधि सभा में पास करता है? अरे हम तो फकीर आदमी हैं। क्या बात, ये बात है।